हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर। जैसे कि हम लोग सब कंज्यूमर हम लोग किसको बोलते हैं? कोई भी एक प्रोडक्ट है, मान लेते हैं प्रोडक्ट एक्स। अब इस प्रोडक्ट एक्स को जो यूज़ करेगा उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। तो अगर मेरा प्रोडक्ट है, वो किसी भी फील्ड का प्रोडक्ट हो सकता है, इस प्रोडक्ट को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो मैं इस प्रोडक्ट के लिए एक कंज्यूमर हूँ, ठीक है। और इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सेटिस्फाई। मतलब कि एक कंज्यूमर कब सेटिस्फाई होगा इस प्रोडक्ट को यूज़ करके, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेगा। इसके बारे में बात हम लोग करते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर के दो मेन पार्ट्स हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ने के दो मेन मेथड हैं। एक मेथड है कार्डिनल अप्रोच का, और एक मेथड है ऑर्डिनल अप्रोच का। तो कार्डिनल अप्रोच क्या होता है? अगर एक प्रोडक्ट को कंज्यूम करने से हमको जो यूटिलिटी डिराइव हो रही है उसको हम नंबर्स में बता सकते हैं, तो हम कार्डिनल अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब कार्डिनल अप्रोच में हम लोग नंबर्स का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में बताने के लिए। मतलब कि प्रोडक्ट को हम यूज़ किए और उससे हमको कितना अच्छा लगा इसको हम नंबर में बता रहे हैं। जैसे हम लोग बताते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट हमने यूज़ किया, फॉर एग्जांपल कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हमने यूज़ की, वो सॉफ्ट ड्रिंक आपको कितना अच्छा लगा तो हम लोग उसको रेटिंग दे देते हैं 9/10, या 7/10, ऐसे हम लोग उसको रेटिंग दे देते हैं। तो अगर ये रेटिंग हम दे पा रहे हैं या इसको हम नंबर में डिस्क्राइब कर पा रहे हैं कि प्रोडक्ट एक्स को यूज़ करने से हमको कितनी यूटिलिटी मिली या कितना सेटिस्फैक्शन हमको मिला, अगर हम उसको नंबर में बता सकते हैं तो हम कार्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं। बट अगर हम उसको नंबर्स में नहीं बता पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ मार्केट में सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है, बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक है, तो अगर किसी दो प्रोडक्ट को यूज़ करने पे या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट को यूज़ करने पे हम ये बता पाएँ कि प्रोडक्ट एक्स ज़्यादा बेटर था एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट वाई, तो उसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम रैंक करते हैं। तो जब हम रैंक करते हैं इक्विलिब्रियम में या सेटिस्फैक्शन के लिए, जब हम किसी को रैंक करते हैं तो इसकी बात हम करते हैं ऑर्डिनल अप्रोच में। तो हम लोग कार्डिनल अप्रोच या ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में अगर हम बात करें, उसके लिए हमको सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के टूल्स को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब टूल्स क्या है हमारे, किससे हम ये डिफाइन कर पाएंगे कि हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा सा। तो जैसे कि कार्डिनल अप्रोच में हमने बात किया, कि हम लोग यूटिलिटी बता रहे हैं कि इससे हमको डिराइव होने वाली यूटिलिटी मिली। तो यूटिलिटी अगर हम बता रहे हैं तो यूटिलिटी बोलते किसको हैं? यूटिलिटी बोलते हैं हम लोग वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी को। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हम एग्जाम्पल दिए थे किसी सॉफ्ट ड्रिंक का, अगर एक सॉफ्ट ड्रिंक को यूज़ करने से हमको अच्छा लग रहा है या उसको कंज्यूम करने में हमको अच्छा लग रहा है, तो वो उसकी पावर है जो वो हमको अच्छा फील करा रही है। इसी पावर को हम यूटिलिटी बोलते हैं। मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी, ठीक है। अब क्योंकि हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं, या फिर हम उसकी बात कर रहे हैं कि हम कब एकदम फुल्ली सेटिस्फाइड रहेंगे इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से, तो हमारे बात आती है कि हम जितने भी कंजम्पशन किए हैं उससे हमको टोटल यूटिलिटी कितनी मिली। तो यहाँ पे टॉपिक आता है टोटल यूटिलिटी का। अब टोटल यूटिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं TU से, ठीक है। टोटल यूटिलिटी को डिनोट करने के लिए हम लोग TU का यूज करते हैं। अब TU क्या होता है? द सम ऑफ all the utility derived after
आफ्टर कंजम्पशन, आफ्टर नंबर ऑफ कंजम्पशन ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब जब एक ही प्रोडक्ट को हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हम लोग बात किए थे, यहाँ पे नंबर ऑफ कंजम्पशन का बात करते हैं। नंबर ऑफ कंजम्पशन 1 2 3 4 5। अब इससे डिराइव होने वाली जो यूटिलिटी है, फर्स्ट कंजम्पशन में हमको मिली 10, सेकेंड में 8, फिर 6, फिर 5, उसके बाद 3। तो ये जो नंबर ऑफ यूटिलिटी हमको डिराइव हुई, जब हम इसको टोटल ऐड अप करते हैं तो हमको मिलता है टोटल यूटिलिटी। इसका मतलब हम लोग टोटल यूटिलिटी को टीयू से डिराइव करते हैं, आई मीन टीयू से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट कंजम्पशन पे हमको जो टोटल यूटिलिटी मिली वो मिली 10, सेकेंड कंजम्पशन पे 10 + 8 18, थर्ड कंजम्पशन में 18 + 6 24, फोर्थ कंजम्पशन में 24 + 5 29, और फिफ्थ कंजम्पशन में 29 + 3 32। तो टोटल यूटिलिटी हमको ऐसे डिराइव हुई। अब अगर हमसे कोई पूछे कि अगर हम प्रोडक्ट एक्स का 3 यूनिट्स कंज्यूम करते हैं तो आपको कितनी यूटिलिटी डिराइव हुई, तो मेरा जवाब होगा 29। बट अगर कोई हमसे पूछे कि आपका सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने पे प्रोडक्ट एक्स का कितनी यूटिलिटी डिराइव हुई, तो 28। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी है, TU = U1 + U2 till UN। यहाँ पे U हम लोग डिनोट कर रहे हैं यूटिलिटी के लिए। ठीक है, तो यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम फर्स्ट कंजम्पशन प्लस यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम सेकेंड कंजम्पशन टिल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम nth कंजम्पशन। मतलब कि हम लोग इसको डिनोट कर रहे हैं, ये जो नंबर ऑफ कंजम्पशन है इसको हम n से डिनोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको तो नहीं पता कि हम कितने कंजम्पशन किए, तो हम उसको एक डिनोट कर देते हैं। जैसे कि हम लोग मैथ्स में किया करते थे कि लेट द नंबर बी x, तो लेट द टोटल नंबर ऑफ कंजम्पशन बी n। तो यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम n कंजम्पशन, हम लोग को उससे जब उन सबको हम ऐड करेंगे तो हमको टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। इसका फॉर्मूला लिखने का एक और एक तरीका है, TU = समीशन ऑफ U। मतलब कि यूटिलिटी का जो कॉलम है, जब हम इसको टोटल ऐड करेंगे तो हमको TU मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका टोटल यूटिलिटी। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों का जो टूल है वो है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी को सबसे पहले हम लोग डिनोट करते हैं MU से। ठीक है, अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? इट इज द यूटिलिटी derived from the consumption of one more unit of the commodity। मतलब इसको समझाने के लिए पहले टेबल बना लेते हैं। जो हमारा टेबल था, नंबर ऑफ कंजम्पशन TU, और इसके बाद हम डिनोट करते हैं MU को। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंजम्पशन हम इस बार हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 कंजम्पशन कर लेते हैं। तो TU डिराइव फ्रॉम 0 कंजम्पशन इज 0, सो MU इज nil। बट फर्स्ट कंजम्पशन में कितना डिराइव हुआ? 10, तो MU इज 10। सेकेंड कंजम्पशन में हमको डिराइव हुआ 18, सो MU इज 8। फर्स्ट कंजम्पशन में हमको 10 डिराइव हुआ था, सेकेंड कंजम्पशन में हमको 8 डिराइव हुआ था। इसका मतलब जब हम फर्स्ट कंजम्पशन से सेकेंड कंजम्पशन की तरफ मूव किए तो कितनी यूटिलिटी और ऐड अप हुई? तो 8 यूटिलिटी और ऐड अप हुई। ठीक है,
अब जब सेकंड कंजम्पशन से थर्ड कंजम्पशन पे मूव किए तो टोटल यूटिलिटी मेरा पड़ा कितना, 18 + 4 24 22, तो MU कितना आया 4। अब इसका मतलब इससे हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, MU = TUN - TUN-1, मतलब TU of n माइनस TUN-1, n-1 कितना है 0, 0 पे कितने थे 0, अब 10 - 0 10, फिर TUN - TUN-1 18, TUN - TUN-1 18, n-1 का यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी 10 है, तो 18 - 10 8, तो इससे हमारा ये फॉर्मूला डिराइव होता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो नेक्स्ट अब आपके पास है एवरेज यूटिलिटी, इसको हम डिनोट करते हैं AU से। ठीक है, सो एवरेज यूटिलिटी क्या होती है, एवरेज यूटिलिटी it is the utility, it is the utility derived per consumption of a commodity। मतलब हम लोग जैसे मान लेते हैं कि नंबर ऑफ कंजम्पशन की है 1 2 3 4 5, और इससे डिराइव होने वाली टोटल यूटिलिटी हमको मिली 10 8 5 4 और 3। तो अब इससे डिराइव होने वाली टोटल यूटिलिटी हमको मिली 18 25 28 और 30। तो अब हमको ये पता है कि जब हम 5 कंजम्पशन किए, 5 यूनिट कंजम्पशन किए, तब टोटल यूटिलिटी जो हमको मिली वो 30 मिली। सो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो हर यूनिट की हमको कितनी यूटिलिटी मिली, तो इसका फॉर्मूला है निकालने के लिए AU = TU/N, मतलब जितने नंबर ऑफ कंजम्पशन आपने किए आप उससे टोटल यूटिलिटी डिवाइड करिए। ठीक है, टोटल यूटिलिटी अपॉन नंबर ऑफ कंजम्पशन आप करेंगे तो आपको AU मिल जाएगा। सो इस केस में क्या हो रहा है, हमारा एवरेज यूटिलिटी जो आ रहा है वो आ रहा है 6। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारा एवरेज यूटिलिटी इज 6। सो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट इस चैप्टर में हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हम लॉ ऑफ DMU भी बोलते हैं, बट एग्जाम्स में आपको DMU वर्ड यूज़ नहीं करना है क्योंकि एग्जाम्स में शॉर्ट फॉर्म नहीं चलता है, वरना आपको नंबर भी शॉर्ट फॉर्म में ही मिलेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा जो ये है लॉ है वो ये बोलता है कि एज द कंज्यूमर कंज्यूम्स more and more units of the commodity, the marginal utility derived decreases। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक कंज्यूमर, मान लेते हैं ये एक कंज्यूमर है, ठीक है, ये प्रोडक्ट X को जितना ज़्यादा
कंज्यूम करेगा, जितना ज़्यादा कंज्यूम करेगा उससे डिराइव होने वाली, इस प्रोडक्ट से डिराइव होने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो जितना ज़्यादा वो कंज्यूम करेगा उससे डिराइव होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उतनी कम होती चली जाएगी। आप वीडियो बैक करके देखेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी का जहाँ पे मैंने आपको बताया वहाँ पे जो टेबल बनाया था उसमें भी मैंने यही किया है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो आपकी डिराइव हो रही है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? अब इसके पीछे एक रीज़न है कि जैसे जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट को यूज़ करते जाते हैं उससे डिराइव होने वाली जो यूटिलिटी होती है वो कम होती जाती है, इसलिए क्योंकि अब हम उससे एकदम सेटिस्फाई हो चुके हैं या हम धीरे धीरे उससे सेटिस्फाई हो रहे होते हैं। इसीलिए हमको ये चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है कि हम कब जाके सेटिस्फाई होंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, आपको मैंने जैसे बताया कि एक कंज्यूमर कब सेटिस्फाई होगा, वो एक बार में नहीं सेटिस्फाई होगा, वो धीरे धीरे होगा, लेकिन कब होगा तो ये हम लोग इस थ्योरी के हिसाब से पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल दे के बताते हैं कि आप सपोज आप स्कूल गए, स्कूल से आप जब घर आए तो आपकी मदर ने आपको ग्लूकॉन डी का एक गिलास ग्लूकॉन डी बना के दिया आपको। अब आपको अच्छा लगेगा कि वाह, स्कूल से मैं थक के आया हूँ, काफ़ी दूर से मैं आया हूँ, स्कूल के से मैं थक के आया हूँ और अब मुझे ग्लूकोज मिल गया तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। बट एक गिलास ग्लूकोज पीने के बाद आपको थोड़ा अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा। जब आपको सेकेंड ग्लास मिला तो उसके बाद आपको थोड़ा सा अब यहाँ पे, तो उससे जो फर्स्ट कंजम्पशन हुआ था उससे सेकंड कंजम्पशन थोड़ा सा कम अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी हाफ उसको कंज्यूम कर चुके हो, हाफ उससे आप सेटिस्फाई हो चुके हो। जब आप थर्ड कंजम्पशन कर रहे हो तो अब आपको सेकंड कंजम्पशन से भी कम यूटिलिटी डिराइव हुई। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी उससे ज़्यादा सेटिस्फाई हो चुके हो, अब एक और एक आपको मिल गया। लेकिन अब जब आप फोर्थ करोगे तब आपको अच्छा नहीं लगेगा, और जब आपके साथ ज़बरदस्ती किया जाएगा, आपको फिफ्थ कंजम्पशन करने पे मजबूर किया जाएगा, तब आपको अब ख़राब लगना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कंजम्पशन बढ़ता रहता है, नंबर ऑफ़ कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ता रहता है वैसे वैसे MU जो होता है वो डिक्रीज़ होता रहता है। ठीक है, तो अब अगर आपसे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो एग्ज़ाम्स में आपने लॉ बता दिया, यहाँ पे आपने टेबल बना दिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे इसका ग्राफ बनाना होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? वही सिंपल जैसे हम लोग बनाते हैं, x एक्सिस ले लिए, y एक्सिस ले लिए। ठीक है, x एक्सिस में आपने डिनोट कर दिया नंबर ऑफ कंजम्पशन, और y एक्सिस में आपने ले लिया उससे डिराइव होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। किस पॉइंट तक? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 होगी और उसके बाद फिर वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इतना है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब एग्जाम्स में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है? आपको लॉ बता देना। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिख दिया, फिर उसके बाद टेबल बना दिया, आप डायग्राम बना दिए, और अब इसी डायग्राम को आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो इसमें आपके नंबर अच्छे स्कोर होंगे। ठीक है, इसके आगे आता है अब हमारा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। तो क्या TU और MU के बीच में रिलेशनशिप है? हाँ है, बिल्कुल है। इसको पहले हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो TU का डायग्राम कैसे है? यहाँ पे हम लोग दो ग्राफ लेंगे, ठीक है, दो x एक्सिस होगा मतलब, और एक ही y एक्सिस पे हम लोग रिलेशनशिप डिराइव करते हैं। तो हमारा MU जैसे अभी हम बताया आपको कि MU कैसे है? MU आपका डिक्रीजिंग है। ठीक है, एक बार टेबल बना लेते हैं। नंबर ऑफ कंजम्पशन TU और MU, 1 2 3 4 और 5। तो TU आपका था 0 डैश 10 10 18 8, ठीक है, फिर 5 0 -3। MU आपका डिक्रीजिंग है, जैसे कि हमने लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हम लोग पढ़ा था। ठीक है, तो MU आपका डिक्रीजिंग है, 0 होगा और उसके बाद वो नेगेटिव में जाएगा। अब इसके साथ TU को अगर हम देखें तो 23 23 और 20। तो अब अगर इसी को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो हमारा MU तो ऐसे बन गया,
mu हमारा डिक्रीजिंग है और इवनली डिक्रीज हो रहा है वो, तो ये एक पॉइंट मिल गया हमको 0 का। ठीक है, अब अगर हम इसी को डॉटेड लाइन से ऊपर बनाएं तो हमारा TU का जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो डिक्रीज करने लगेगा। तो ये डिक्रीज होने के पीछे रीजन क्या है, ये डिक्रीज होने के पीछे रीजन है हमारा mu। क्यों, क्योंकि mu जैसे जैसे डिक्रीज हो रहा है, TU का फॉर्मूला क्या है, TU इज इक्वल टू यूटिलिटी 1 प्लस यूटिलिटी 2 टिल यूटिलिटी n। मतलब हमारा टोटल यूटिलिटी कितना डिराइव हो रहा है हर कंजम्पशन से, उसको जब हम ऐड कर रहे हैं, या फिर सिग्मा mu, मतलब टोटल mu को जब हम ऐड अप करेंगे तो भी हमारा लास्ट का जो यूटिलिटी आएगा वो टोटल यूटिलिटी के बराबर होगा। तो अब जैसे जैसे हमारा mu डिक्रीज कर रहा है वैसे वैसे TU जो है वो हमारा डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमारा TU डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है टिल अ पर्टिकुलर पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं पॉइंट A। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं पॉइंट B। अब इसका हम लोग रिलेशनशिप लिखेंगे कैसे, इसका रिलेशनशिप हम लोग लिखेंगे कि mu डिक्रीजेज एट एन डिक्रीजिंग रेट, सॉरी mu डिक्रीजेज इवनली बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी टिल पॉइंट B। ठीक है, और ये पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे पॉइंट B है वही पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉइंट A जो है वो हाईएस्ट है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे एट पॉइंट B व्हेन mu इज 0, जब mu 0 है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे TU जो है वो हाईएस्ट है। ठीक है, देखिए TU यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे 0 था, 10, 18, 23, फिर 20, तो हाईएस्ट पॉइंट जो हुआ वो फोर्थ कंजम्पशन में हुआ जब TU हमारा 23 था। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आगे लिखने के लिए बताता हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे, इसको लिखने का एक तरीका भी है। आप सबसे पहले डायग्राम बना दिए, उसके बाद टेबल आपने बना दिया। ठीक है, टेबल का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अब इसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप हम लिखेंगे कैसे, इसका हम रिलेशनशिप लिखेंगे 3 पॉइंट में। सबसे पहला पॉइंट, as mu is decreasing, the TU is increasing at decreasing rate। ठीक है, तो जैसे जैसे mu डिक्रीज हो रहा है वैसे TU डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है टिल पॉइंट A in TU and mu decreases till पॉइंट B। ठीक है, TU डिक्रीजेज होगा टिल पॉइंट B, और सॉरी mu डिक्रीज होगा टिल पॉइंट B और TU डिक्रीज होगा टिल पॉइंट, इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से टिल पॉइंट A। ठीक है, सेकंड पॉइंट, व्हेन mu इज 0 TU इज हाईएस्ट। जिस पॉइंट पे mu 0 है उसी पॉइंट पे TU हाईएस्ट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, व्हेन mu becomes negative TU when mu becomes negative TU starts decreasing। ठीक है, तो ये आपका रहेगा रिलेशनशिप। इसको आप और अच्छे से टेबल्स का यूज करते हुए, आप जैसे आपको टेबल्स लिखने के लिए बोले
ठीक है। तो आप टेबल्स के रेफरेंस के साथ अगर जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे अपने आंसर में, तो वहाँ पे नंबर कटने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वन गुड केस। ठीक है, वैसे वन गुड केस स्टार्ट करने से पहले कुछ एक टॉपिक में हमसे छूट रहा है जिसको हम सोच रहे हैं उसको पहले कवर अप कर लें, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है assumptions of लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आपको शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना, आपको फुल फॉर्म यूज़ करना है। तो आपको यहाँ पे DMU की जगह पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लिखना है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला अजम्पशन है कि द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। इसका मतलब जैसे कि हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में बात किया था कि हम लोग एक ही टाइप के प्रोडक्ट को बार बार कंज्यूम कर रहे हैं या एक ही प्रोडक्ट को बार बार कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो एग्जैक्टली सेम रहनी चाहिए। मतलब जैसे वहाँ पे आपको मैंने एग्जांपल दिया था ग्लूकोज का, ठीक है। आप स्कूल से घर आए तो आपको ग्लूकोन डी मिला, तो आप ग्लूकोज जब आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका जो ग्लास आपको मिल रहा है वो ग्लास आपको जितना फर्स्ट कंजम्पशन में मिला वही ग्लास आपको, वही सेम ग्लास आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में भी मिलना चाहिए, ठीक है। तब हमारा ये लॉ काम करता है। सेकंड है द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज सेम। इसका मतलब जितना स्वीटनेस या जितने स्पून ग्लूकोज आपके ग्लूकोज में मिला हुआ था वो क्वालिटी आपकी सेम रहनी चाहिए। इसका ये मतलब है कि जो क्वालिटी है आपके शरबत की, जैसे आपको एग्जांपल की अगर हम बात करें, जो आपको ग्लूकोज मिला था या शरबत आपको मिला, ठीक है, उसके जो स्वीटनेस है वो सेम रहे। या फिर अगर हम किसी और प्रोडक्ट की बात करें तो हर प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी भी उसकी क्वालिटी भी, ठीक है। थर्ड, द कंजम्पशन इज रिपीटेटिव। इसका मतलब कि आपका जो आप जो कंजम्पशन कर रहे हैं वो रिपीटेड प्रोसीजर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक गिलास अभी पी लिया, अब उसके बाद आप 3 महीने बाद आप पिएंगे, उसके बाद फिर 2 साल बाद आप पी रहे हैं, तो उसमें आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हो रहा है वो हो सकता हो बढ़ जाए। इसीलिए इसका अजम्पशन क्या है कि आपने जो कंजम्पशन क्या है वो रिपीटेटिव होना चाहिए और एंड एट वंस एक सेटिंग में आपको इतना कंजम्पशन दिया जाए तो उससे डिराइव होने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज होने लगती है। फोर्थ, द रेशनल कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट। इसका मतलब जो प्रोडक्ट जो कंज्यूमर है, जैसे कि अगर आप पी रहे हैं तो आपकी बात अगर हो रही है तो आप रेशनल होने चाहिए, उसको कम से कम प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका फिफ्थ है, ठीक है, फिफ्थ आपका पॉइंट रहेगा। लेकिन फर्स्ट यहाँ पे रेशनल कंज्यूमर है कि जो आप प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट
आप एक रेशनल कंज्यूमर हैं जिसको कि उस प्रोडक्ट में डिफरेंसेस समझ में आ रहा हो या चीज़ें आप उसमें समझ में आ रही हो। ये नहीं है कि आप जो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं आप उसके लिए बायस्ड हैं, आपका वो फेवरेट प्रोडक्ट है। तो रेशनल कंज्यूमर का मतलब जो प्रोडक्ट को आप कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका फेवरेट प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए या आपका वो बहुत ज़्यादा मनपसंद चीज़ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा केस रहेगा तो उस केस में जो उससे डिराइव होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी रहेगी वो बढ़ती ही रहेगी, ठीक है। फिफ्थ, द कंज्यूमर शुड बी able to the able should be able the consumer should be able to derive the marginal utility। मतलब जो कंज्यूमर है मेरा वो एक रेशनल कंज्यूमर होने के साथ साथ उसको डिराइव करने भी आना चाहिए। ये नहीं कि वो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लिया और अब उसके बाद वो बता ही नहीं पा रहा है कि उसको कितना अच्छा लगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। वन गुड केस। तो वन गुड केस में क्या है, इसका स्टेटमेंट है, वन गुड केस में एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन गुड केस। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, इसका स्टेटमेंट है इसका स्टेटमेंट है, अ कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मतलब इससे हम लोगों को एक फॉर्मूला मिल रहा है, वो ये है कि MUX इज इक्वल टू PX। इस पर्टिकुलर कंडीशन में कंज्यूमर जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो अब ये एक स्टेटमेंट लिख लिया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन वन गुड केस का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का स्टेटमेंट हो गया। अ कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मतलब एक रेशनल कंज्यूमर तब सेटिस्फाइड रहेगा जब जितना वो पैसा पे किया है उस प्रोडक्ट के लिए उससे डिराइव होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी उसी के बराबर हो, ठीक है। तो इसको अब हम डायग्राम से समझाते हैं। इसका डायग्राम कुछ बनेगा, ये हो रही है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो कि डिक्रीज कर रही है, बट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट तो इक्वल रहेगा हमेशा। यहां पे हमने रख लिया नंबर ऑफ कंजम्पशन, ठीक, और यहां पे हम रखेंगे MU और प्राइस, ठीक है। तो हमारा जो कंज्यूमर है वो एक के बाद एक कंजम्पशन करे जा रहा है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और प्राइस इक्वल है कमोडिटी का। मतलब एक, अब यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं किसी भी मार्केट प्रोडक्ट का, कोई भी एक चिप्स का या किसी भी कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक का अगर हम एग्जांपल ले लें तो उसकी जो प्राइस है वो इक्वल है, हर स्टेज में कांस्टेंट है,
बट उससे डिराइव होने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है, अगर हम अजम्पशंस को ध्यान दें तो जितने ज़्यादा रिपीटेटिव रहेंगे उतना उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहेगी, तो मार्जिनल यूटिलिटी उसकी कम हो रही है। ठीक है, तो हमारा जो एक रेशनल कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पे तब रहेगा जब mu डिराइव फ्रॉम द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो इस पॉइंट पे हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। अब ये बना लिया आप, इसके बाद अब बनेगा टेबल, नंबर ऑफ कंजम्पशन, प्राइस जिसको हम पी से डिनोट कर रहे हैं, और mu। इस बार हम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो टेबल है वो कुछ इस फॉर्म में है कि नंबर ऑफ कंजम्पशन हमने 5 किए, जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट था वो कांस्टेंट था। ठीक है, 5, और उससे डिराइव होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, पहले 10 थी, फिर 8 हुई, फिर 5 हुए, उसके बाद 0 और फिर -3। तो इतना हुआ हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब एग्जाम्स में जब आपसे क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाएगा तो आपको सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद अगर आप ये फॉर्मूला लिखते हैं वहाँ पे और बॉक्स में बना के उसको हाईलाइट कर देते हैं तो एग्जामिनर को ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इसको देख के आपका स्टेटमेंट समझ जाएगा कि आपने स्टेटमेंट जो लिखा है वो सही लिखा है। फिर उसके बाद आप बनाएंगे डायग्राम और उसके बाद बनेगा टेबल। टेबल बनाने के बाद फिर अब आप इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे नीचे। ठीक है, ठीक है, तो इसी के साथ आज हम यहाँ इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं आपके, या इसके आगे की जो थ्योरी है, मतलब कि ये 1 गुड केस है और इसके बाद 2 गुड केस है। 2 गुड केस में इतना ज़्यादा है नहीं आपके सिलेबस में, और इसके बाद हमारा बचता है ऑर्डिनल अप्रोच। ये अब तक जहाँ तक हमने कवर किया ये था आपका कार्डिनल अप्रोच। अब इसके बाद बचता है ऑर्डिनल अप्रोच, इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।